नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SR करियर इलेक्ट्रिकल पर। तो पिछली जो वीडियो मैंने NCL का पेपर इलेक्ट्रीशियन की 70 क्वेश्चन मैंने वहीं पे सोचे थे कि 70 के 70 क्वेश्चन मैं वहीं पे हल करा दूं, मगर कुछ टेक्निकल इशू आ गया और हम 52 तक पहुंच पाए और ये वही क्वेश्चन समाप्त हो गए। तो अब हमें नेक्स्ट वीडियो बनानी पड़ रही है जो हम 53 से स्टार्ट करेंगे और हम 70 तक उसे समाप्त कर देंगे। इस पेपर का लेवल तो अच्छा रहा, मगर एक इन्होंने एक बोल सकते हैं कि एक ट्रेंड चला दिया कि इन्होंने पावर सिस्टम या फिर ट्रांसफार्मर और एक आध बोले तो इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन उठा लिया। यानी इनका जो ट्रेंड था वो कह सकते हैं कि इन दो चैप्टरों पर निर्भर था, एक ट्रांसफार्मर और एक पावर सिस्टम। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर बोल सकते हो इजी बना दिया, क्योंकि जिनका पावर सिस्टम या ट्रांसफार्मर चैप्टर पे अच्छी खासी पकड़ होगी वो तो इसमें अच्छे खासे नंबर ला दिए होंगे पेपर में। बाकी जिनकी और चैप्टर पढ़े वो, इसलिए आप सब पढ़ें और सब में एक अच्छे तरीके वाला कॉन्सेप्ट तैयार करके रखें, जिससे कि आप क्या कर सकें, किसी भी एग्ज़ाम टेक्निकल फील्ड का हो या फिर नॉन टेक्निकल में जो भी सब्जेक्ट हैं उन पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तो आप आसानी से उसे क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी सबसे पहले मिले। आप हमारे अन्य प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और इस पेपर की PDF अगर डाउनलोड करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। तो आइए 53 वे क्वेश्चन से हम आगे बढ़ते हैं, तो आप हल करते हैं। क्वेश्चन है, यदि एक ट्रांसफार्मर कोर ताबे से बना हो, कोर को हमने ताबे से बना दिया, और कॉइल तार से बना हो तो क्या होगा। आपको पता होगा कि कोई चीज़ बदले, क्योंकि लो हानियाँ भी बदलेंगी और कॉपर हानियाँ भी बदलेंगी। कब? जब ऐसा कुछ ऑथेंटिक वे में अपना रहे हो। लो हानियाँ तो उतनी ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा कि ज़्यादा पड़ जाए, बढ़ेंगी हिस्टैरिसीस लॉस या एडी करंट लॉस बदलेंगे, मगर कॉपर हानियाँ किसी भी मशीन में ऐसी हानियाँ हैं जो सबसे ज़्यादा होती है। और आप जानते हो कि कोर तांबे से बना दी और कॉइल को हमने किससे बना दी, स्टील से। तो आप जानते होंगे कि तांबे से ज़्यादा तो स्टील का प्रतिरोधकता है, इसलिए ताम्र हानि तो बड़ी बढ़ाई है। यानी बाइंडिंग में जो ताम्र हानि है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इस हानि, क्योंकि ये पावर जो देखो, पावर लॉस जो ये है आई इन स्क्वायर आर, यानी कि धारा वर्ग समानुपाती है। यानी बहुत जल्दी जल्दी ये लॉस बढ़ता जाता है। कॉपर लॉस, इसी की लिए किसी भी मशीन में कॉपर लॉस बहुत कम होना चाहिए। चलते हम आगे 54 यानी 54 क्वेश्चन की ओर। एक ट्रांसफार्मर निम्न में से कौन सा हाश पूर्ण भार पर शून्य होता है। अब शून्य तो ऐसे देखो नहीं होते कोई भी लॉस, मगर इन्होंने पार्टिकुलरली अगर बात करें तो ट्रांसफार्मर की बात की है। तो आप एक सेंस लगाओ, एडी करंट लॉस होते हैं ट्रांसफार्मर में, सेथल्स लॉस होता है, ये दोनों लो हानि के अंतर्गत, कोर हानि में ही ये दोनों आ जाते हैं, कॉपर लॉस भी होता है। मगर घर्षण, इसमें कोई घूमने वाला भाग तो है ही नहीं, ये तो स्थैतिक युक्ति है। ये लॉस, घर्षण लॉस, जो कि यांत्रिक लॉस यानी मैकेनिकल लॉसेस के अंतर्गत आता है,
वहाँ पे होगा जहाँ घूमने वाली जैसे मोटर जनरेटर में होते हैं। तो ये तो बिल्कुल शून्य है ना, यानी इस लॉस का कोई प्रभाव, ये लॉस होगा ही नहीं जब मोटर घूमती है, जब होते हैं। जबकि ट्रांसफार्मर तो स्थितिक युक्ति, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगी। घूर्णन हानि एक ट्रांसफार्मर में शून्य होती है, ये बात याद रखो। अगला क्वेश्चन हम आते हैं कि स्कॉट कनेक्शन में मुख्य ट्रांसफार्मर में केंद्रीय टेप होता है। क्या होता है, केंद्रीय टेप होता है। एक चीज पता होगी कि स्कॉट कनेक्शन का उपयोग किस लिए करते हैं, तो 3 फेज को 2 फेज में बदलने के लिए करते हैं। क्या करते हैं, 2 फेज में बदलने के लिए करते हैं। इसमें 2 बाइंडिंग होती है, एक होती है मेन बाइंडिंग और एक होती है टीजर। एक्चुअल में ये स्कॉट कनेक्शन में मेन ट्रांसफार्मर भी होता है और टीजर ट्रांसफार्मर भी होता है। तो टेपिंग एक्चुअल में निकाल तो प्राथमिक से ही ली जाती है, मगर इसमें कहीं कहीं ऑथेंटिक वे में दिया जाता है कि प्राथमिक एंड द्वितीयक दोनों बाइंडिंग से ये चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में टेप चेंजर का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो आपको पता होगा कि टेप चेंजर लगा ही क्यों रहे हैं, और लोड की तरफ लगा रहे कि हम कई वोल्टेज के मान प्राप्त कर सकें। तो किस ओर लगाएंगे, द्वितीयक वोल्टेज में संयोजन कराने के लिए कि वोल्टेज प्राथमिक में तो हम क्या दे रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं, द्वितीयक में लोड लगा रहे हैं, तो लोड को कैसा वोल्टेज देना वहीं से तो हम डिसाइड करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक वोल्टेज में संयोजन के लिए। अगला हम चलते हैं 57 क्वेश्चन कि एक ट्रांसफार्मर में अधिक करंट क्या प्रभावित कराता है। आपको पता होगा कि एक अधिक करंट इंसुलेशन लाइफ को घटाएगा, यानी गर्म होगी तो तापमान में वृद्धि से भी घटेगा, है ना, क्या होगी, घटेगी। और यांत्रिक तनाव में भी क्या आएगी, कमी आएगी, यानी जो उसकी क्षमता थी उन सबको गिराएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो इसलिए कोई भी क्योंकि इनका जैसे इंसुलेशन का ताप गुणांक एनटीसी हो गया, तो यहाँ पे इनकी क्या हो गया, अब प्रतिरोधकता घटने लगी, और ये कारण है कि प्रतिरोधकता घटी, यानी जो विरोधी कण थे उनने अपना रोल तो समाप्त कर दिया। चलते अगले 58 क्वेश्चन की ओर। करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग किस उपकरण के साथ किया जाता है। तो आप जानते होंगे कि करंट ट्रांसफार्मर सीटी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सीटी, किसकी बात कर रहा है, सीटी। तो एक चीज तो आप जानते होंगे कि अगर हमें उच्च मान के करंट को मापना है तो करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग लेंगे, और छोटे मान के माप को मापना है तो एमीटर। तो इसकी तुलना या उपकरणों का उपयोग किसके समान कर रहे हैं, एमीटर के समान कर रहे हैं। चलते हैं 50। और आप जानते हैं कि ये चीज़ और है, और एक होता है पीटी, उसकी तुलना हम किससे, यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, उसकी तुलना, यानी इससे हम उच्च वोल्टेज मापते हैं ट्रांसमिशन लाइनों पे, तो उसकी तुलना हम किसकी, पीटी की तुलना हम एक वोल्टा मीटर के उच्च मापन के लिए कर लेंगे। तो इसकी हो गई कर एमीटर, और ये हो गया वोल्टेज। चलते हैं अगले और 59 कि निम्नलिखित में से क्या ट्रांसफार्मर पर फिटिंग नहीं होता है, यानी कौन सा भाग ट्रांसफार्मर का नहीं है। ब्रीदर होगी, सिलिका जेल भरी है, कंजर्वेटर तेल होगा, बल्कोज रिले होगी, आंतरिक दोषों मगर कम्यूटेटर तो डीसी मोटर या जनरेटर यानी डीसी मशीन्स का भाग है ये तो ये घूर्णन युक्ति है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अगले और चलते हैं कि ट्रांसफार्मर की रिएक्टेंस पर निर्भर कराती है, यानी रिएक्टेंस किस पर निर्भर कराती है एक ट्रांसफार्मर की। तो रिएक्टेंस मतलब विरोधी कण किस पे निर्भर कराती है, तो कोर का आकार, इससे इसका लेना देना नहीं है, टैंकर का आकार नहीं, रिसीव प्रभाव की जो लीकेज है वो कितना रिसीव हो रहा है उस पर निर्भर कराती है, ये उसी को बताती है। चलते हम आगे कि यदि वोल्टेज की आवृत्ति दुगनी हो जाती है तो कौन सा ह्रास बढ़ जाएगा। एक्चुअल में क्वेश्चन में या तो पूरा बताना था कि किस लॉस के लिए या क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि हिस्टैरिसीस लॉस की बात कर लें या किसकी, भवनांतर धारा हानि यानी एडी करंट लॉस, दोनों ही
क्या होती है फ्रीक्वेंसी के समानुपाती। अगर हम तुम्हें सूत्र लिखाएं तो हिस्टैरिसीस लॉस के लिए नीटा BM 1.6 F और T, ठीक है। और अगर हम लिख दें एडी करंट लॉस के लिए तो होगा WE भी एम का स्क्वायर एफ का स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर, ये तो वर्ग के समानुपाती। यानी दोनों ही लॉस फ्रीक्वेंसी से ये ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, ये कम प्रभावित हो रहा है, ये समानुपाती, ये वर्ग समानुपाती है, तो दोनों ही होंगे, यानी ए बी दोनों इसके आंसर होंगे। क्या होंगे? ए भी होगा और बी भी होगा, दोनों इसके राइट आंसर होंगे, क्योंकि दोनों प्रभावित हो रहा है। दुगनी करोगे तो ये दुगनी हो जाएगी, ये चार गुनी हो जाएगी। कहना क्या चाह रहा है ये बताए तो बहुत अच्छा। चलते आगे हम क्वेश्चन की ओर 62 पहुंचते हैं। 62 क्या करा? निम्नलिखित में से किस ट्रांसफार्मर प्राथमिक वाइंडिंग का हिस्सा द्वितीयक वाइंडिंग के रूप में काम करता है? आप जानते होंगे और पहचानते होंगे कि ऐसा हमारे ऑटो ट्रांसफार्मर है जिसका उपयोग हम, जो कि सेल्फ इंडक्टेंस के सिद्धांत पे काम करता है। दूसरी इसका उपयोग हम स्टेप अप स्टेप डाउन 3 फेज जो इंडक्शन मोटर में हम इसका स्टार्टर के रूप में भी काम में लेते हैं, स्टेबलाइजर में भी उपयोग में लेते हैं। तो ये ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी प्राथमिक और सेकेंडरी दोनों एक ही माध्यम में चलती है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर 63 क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आवृत्ति में सबसे लंबी अवधि क्या है? क्या है सबसे लंबी अवधि? तो देखो, एक क्या होता है F बराबर 1/T फ्रीक्वेंसी के लिए हो गया, आवर्तकाल निकाल लिया। अगर टाइम आवर्तकाल तो 1/F, और ये पूछ रहा है यानी ये क्या है? विलोम अनुपाती। तो जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा आवर्तकाल होगा। तो आपको सबसे कम फ्रीक्वेंसी कौन सी दिख रही, जल्दी से बताएं। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज दिख रही, तो आवर्तकाल क्या होगा? T बड़े उच्च होगा। क्या होगा? उच्च होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए। चलते हम 64 की ओर कि क्वेश्चन कह रहा कौन सा उपकरण AC को DC में परिवर्तित कराता है? तो आपको पता होगा कि थायरिस्टर तो कराने वाला नहीं है, इन्वर्टर तो DC को AC में, डायनामो तो DC ही है। एक्चुअल में रेक्टिफायर कराता है AC को DC में परिवर्तन, और जो एक प्रक्रिया चलती है उसी को हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन। क्या कहते हैं? रेक्टिफिकेशन। चलते आगे। कौन से रंग का तार घरों के तारों में फेज तार प्रदर्शित कराता? तो आप एक चीज़ जानते होंगे कि नॉर्मल स्टार्टिंग जो हो रही 3 फेज में वो हो रही RYB, रेड येलो ब्लू। तो सबसे पहले तो हम रेड मान लेते, काला हो गया न्यूट्रल के लिए, हरा हो गया किसके लिए? अर्थिंग के लिए, और नीला भी किसके लिए होगा? एक फेज के लिए। तो ऑप्शन नंबर तो आप जाओगे, क्योंकि लाल रेड ही हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा चूज किया जाता है। तो 65 का क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? बी। भू इलेक्ट्रोड प्रतिरोध। तो भू इलेक्ट्रोड प्रतिरोध पृथ्वी के संबंध में, भू इलेक्ट्रोड प्रतिरोध बिल्कुल सही बात कह रहा है ये, कि पृथ्वी के संदर्भ में भू इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए, क्योंकि लीकेज करंट कोई भी हो वो क्या हो? पृथ्वी में जल्दी से जल्दी प्रवेश कर सके। तो 66 का ए हो गया। आगे चलते हैं कि किसी भी बिंदु पर पृथ्वी की विद्युत क्षमता को पारंपरिक रूप से क्या लिया जाता है? एक्चुअल में विद्युतीय क्षमता विभव की बात कर रहा है, पोटेंशियल की बात कर रहा है। तो आपको पता होगा कि पृथ्वी का विभव 0 होता है, क्योंकि कोई भी चीज़, आकाशीय बिजली ज़मीन में क्यों गिरती है? क्योंकि वो ज़मीन से ही तो, यानी पृथ्वी से ही तो इसके संदर्भ में एक रूल बना कि आकर्षित करेगी ना, जिससे जो उत्पन्न हुई है वो उसी से बनेगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी, कि पृथ्वी का पोटेंशियल यानी P बराबर, एक्चुअल में V बराबर 0 होता है। क्या होता है? V बराबर 0 होता है। चलते हैं, ग्राउंडिंग क्या है? तो क्या लगती है? ऑप्शन देखें, करंट ले जाने वाले पार्ट्स ग्राउंड से कनेक्शन नहीं, ऐसा कुछ होता है, मगर इतने कारण के लिए नहीं लगाएंगे। करंट विहीन पार्ट्स का ग्राउंड से कनेक्शन नहीं। किसी भी
करंट विहीन वस्तु का ग्राउंड से कनेक्शन। बिल्कुल राइट बात यही है कि कोई भी विहीन जो करंट काम का नहीं है और जो हमें हानि दे सकता ऑपरेटर को, वो जमीन में पहुंचाना ग्राउंडिंग है, अर्थिंग है। चलते हैं 69 की ओर। निम्नलिखित में ऐसी कौन सी अर्थिंग का प्रकार नहीं है? तो आप जानते होंगे कि सिस्टम अर्थिंग होती है, उपकरणों की अर्थिंग बिल्कुल करते हैं, स्टैटिक और बिजली संरक्षण अर्थिंग होती, मगर ये संतुलन अर्थिंग कुछ नहीं होती, बैलेंस अर्थिंग कोई सी भी अर्थिंग नहीं होती। चलते हैं इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोड का प्रकार नहीं है, या ये बोल सकते हो इलेक्ट्रोड मतलब जो हम जिससे कनेक्शन कर रहे हैं, तो प्लेट होती है, पाइप होती है, रॉड होती है, हेड पंप इलेक्ट्रोड भी आता है। तो उपरोक्त क्या आ जाएंगे? सही। तो यहाँ पे हमने ये 70 के 70 क्वेश्चन हल कर लिए। तो आप जाके पहली वाली वीडियो भी हल करें जहाँ पे 52 क्वेश्चन हमने हल किए थे, और यहाँ पे हमने हल करवा दिए आपको समथिंग 18 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। तो इन्हें देखें, यहाँ से लेवल बढ़ेगा, आपको अपने तैयारी का पता चलेगा। तो तब तक के लिए आप अपना काम रोज के रोज करते रहें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगली वीडियो जब भी आए तो आपको जल्दी पता चल जाए, और आप लगाते रहें। और फिर हम मिलते हैं अगले किसी सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे। तो थैंक यू वेरी मच।